तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा है, पिछली क्लासेस में हमने जिन-जिन चीज़ों को कवर कर लिया है, वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया था, आपको समझाया गया था, आपको ये चीज़ समझाई गई थी कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उन्हें कहा जाता है बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की आपको पढ़ाई गई थी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। प्यारे बच्चों, आपको 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी। पहली थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरी आपको जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, वो थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, किसका? सॉल्यूशन का। तो यहाँ 2 फॉर्मूले आए थे, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू में स्मॉल एम और डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी। जहां पे टीबी होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जहां पे टीबी होता है प्यारे बच्चों आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट भी आपका होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी नॉट भी आपका होता है प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके बाद तीसरी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई थी, वो थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों और मेरे सबसे प्यारे बच्चों, तीसरी जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको बताई थी, वो थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और सबसे आखिर में जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको बताई थी, वो था ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर पे हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि क्या होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जिस एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर पे रुक जाए, ऑस्मोसिस जिस एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर पे रुक जाए, यानी बाहर से लगाए जाने वाला वो प्रेशर जिसके ऊपर, जिसके बाद ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपकी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद आपको इसमें एक छोटी सी बात याद करने को कही गई थी कि जहां कहीं भी सॉल्यूट ज्यादा होगा, जहां कहीं भी सॉल्यूट ज्यादा होगा, वो सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींच लेगा। जहां कहीं भी बच्चों सॉल्यूट ज्यादा होगा, वो सॉल्वेंट को अपनी तरफ क्या करता है? खींच लेता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी। पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी। जहां पे एम है, ये कैपिटल एम होता है मोलारिटी, नॉट मोलालिटी, ये मोलालिटी है, ये मोलालिटी है, ये मोलैरिटी है। आर होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी होता है प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं, टी होता है आपका टेम्परेचर। अब बच्चों एक बात आती है कि व्हेन अ सॉल्यूट अंडरगो, when a solute undergo dissociation or association in this solution, dissociation or association in a solution, then it shows abnormal
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा होता क्या है कि जो आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालते हो, तो कई बार क्या होता है कि वो जो सॉलिड जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्यूट आपके पास होता है, वो कई बार डिसोसिएट कर जाता है। सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद कई बार क्या होगा डिसोसिएट कर जाएगा। सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मान लो ये आपका सॉल्यूट है, ये दूसरे सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाए, यानी एसोसिएशन हो जाए, ये दूसरे सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाए, यानी एसोसिएशन हो जाए, जुड़ जाए, तो देखो होगा क्या बच्चों? आपने तो 2 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल लिए थे। हाँ सर, हमने तो 2 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल लिए थे। लेकिन सॉल्यूशन में डालने के बाद आपको एक ही सॉल्यूट दिखेगा। ये क्या बात कर रहे हो सर? यहाँ पे भी तो 2 हैं। नहीं बच्चों, ये एसोसिएट हो गए हैं, ये आपस में जुड़ गए हैं। ये एसोसिएट हो गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं। तो अब ये 2 सॉल्यूट नहीं है, 2 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं है। ये एक ही सॉल्यूट का मॉलिक्यूल इसे कंसीडर किया जाएगा। तो कई बार तो ये होता है। कई बार क्या होता है कि मान लो तुम्हारा ये सॉल्यूट है, ये टूट जाता है जैसे सर जैसे हमारा दिल तोड़ के चली गई वो। हाँ बच्चों, तो कई बार सॉल्यूट मॉलिक्यूल टूट जाता है, तो आप तो लेकर चलते हो एक मॉलिक्यूल सॉल्यूट का, लेकिन सॉल्यूशन में डालने के बाद आपको कितना मिलता है, आपको 2 मॉलिक्यूल 2 नंबर में 2 देखने को मिलते हैं, तो इसे कहा जाता है क्या डिसोसिएशन। तो बच्चों कई बार क्या होता है कि जब सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है, यानी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को जब सॉल्यूशन में डाला जाता है ना, तो कई बार जो सॉल्यूट होता है ना, ये प्यारा सा सुंदर सा दिखने वाला जो सॉल्यूट होता है, ये कई बार तो एसोसिएट हो जाता है और कई बार डिसोसिएट हो जाता है। सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चों इससे फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको बताया, हज़ार बार बताया, करोड़ों बार बताया, लाखों बार बताया कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। क्या नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे भी डिपेंड करती है? तुम बताओ। क्या नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे भी डिपेंड करती है बेटा? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका कि नहीं सर, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, केवल और केवल नंबर पे डिपेंड करती है। तो क्या यहाँ पे नंबर में चेंज नहीं आ रहा है? आप 2 सोल्यूट का मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे, आप 2 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल लेकर चल रहे थे, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर डालने पर वो 2 नहीं रहा, वो 1 हो गया, तो बिल्कुल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में फ़र्क आएगा। आप जो फ़ॉर्मूला लगाकर ये जो फ़ॉर्मूले लिखे गए हैं यहाँ बोर्ड पे, सुंदर-सुंदर से जो ये फ़ॉर्मूले बच्चों लिखे गए हैं, इन फ़ॉर्मूलों की मदद से जिस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे बोर्ड के ऊपर जो सुंदर-सुंदर से, बड़े ही प्यारे से, बड़े ही न्यारे से, अति सुंदर ये जो 4 फ़ॉर्मूले लिखे गए हैं, इन फ़ॉर्मूलों की मदद से इन फॉर्मूलों की मदद से आप जिस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करोगे, उसको कहोगे कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इन फॉर्मूलों की मदद से आप जिन माइक देखना बहुत ज़रूरी है, माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, माइक नहीं चलता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इन फॉर्मूलों की मदद से आप जिन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करोगे, उसे कहोगे कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और आप जब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो आपने 2 लिया, लेकिन वो 1 हो गया। आपने 1 लिया लेकिन वो 2 हो गया। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, ये सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ये चारों ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को आप सॉल्यूशन के अंदर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि जो ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से डिफर कर रही है। क्योंकि आपने जब कैलकुलेट किया ना तो आपने ये माना कि आपने 2 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल लिए थे। आपने जब कैलकुलेट किया ना इन फॉर्मूलों की मदद से, आपने जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने ये मान लिया कि आपने तो एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल लेके आप चले हो। इसके बेसिस पे आपने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर तो खेला हो गया, खेला होवे, खेला होवे, कहाँ होवे? सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर तो खेला हो गया बच्चों। लेके चले थे 2 हो गया 1, लेके चले थे 1 हो गया 2। इसीलिए जो ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो सॉल्यूशन के अंदर ऑब्जर्व होती है, वो कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से डिफर हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए बच्चों इस टॉपिक का नाम क्या है? एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब सवाल आता है कि क्या करें हम सर? अब सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चों कि अब हम क्या करें कि इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हम सही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर पाएँ। अब हम ऐसा क्या करें कि हम इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से सही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर पाएँ। तो बच्चों हमें इन सभी फॉर्मूलों में कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, कुछ ऐड करना होगा। हमें इन सभी फॉर्मूलों के अंदर एक फैक्टर को ऐड करना होगा। उस फैक्टर को ऐड करने के बाद
आप इन फॉर्मूलों की मदद से जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे, ऐसे सॉल्यूट के लिए जो या तो डिसोसिएशन शो कर जाए या एसोसिएशन शो कर जाए, सॉल्यूशन के अंदर डालने पर ऐसे सॉल्यूट के लिए भी जब आप इन फॉर्मूलों की मदद से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करोगे, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सही कैलकुलेट होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब वो कौन-सा फैक्टर है जो इसके अंदर ऐड किया जाता है? इन सारे ही फॉर्मूलों में वो कौन-सा फैक्टर है जो ऐड किया जाता है बच्चों? तो वो है आपका वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर यानी कि आई। वेंट हॉफ फैक्टर यानी कि आई। तो बच्चों यही मॉडिफिकेशन है। आई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये अब हम आज के लेक्चर में यही इसी इसी चीज के ऊपर आज के लेक्चर में हम इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे हम आई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इन फॉर्मूलों को आपको अब इस तरह से याद रखना है कि आई 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 नहीं आई सर, एक बार छोड़ के चली गई फिर वापस आई ही नहीं। बच्चों यहाँ पे मैं वेंट हॉफ फैक्टर की बात कर रहा हूँ। जब वेंट हॉफ फैक्टर को आप इन सारे फॉर्मूलों में इंक्लूड कर दोगे, नाउ दिस फॉर्मूला इज द ultimate formula to calculate the colligative property whether solute show dissociation, either it show association or it does not show neither dissociation nor association। चाहे solute कैसा भी हो, चाहे वो कुछ शो करे या ना करे, चाहे वो डिसोसिएशन शो कर जाए, चाहे वो एसोसिएशन शो कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इन फॉर्मूलों की मदद से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं वेंट हॉफ फैक्टर की कहानी कि वेंट हॉफ फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अरे सर, क्या बात है सर। सर एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक से कर रहा है कैमरा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बात तुमने बेटा बहुत अच्छी कही। माइक भी चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। एवरीथिंग इज वेरी मच परफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। लास्ट क्लास में आपको इसका एक फॉर्मूला बताया गया था कि आई का फॉर्मूला होता है Na अपॉन में Nb। आई का फॉर्मूला होता है Na अपॉन में Nb, यानी नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आई का फॉर्मूला होता है बच्चों Na अपॉन में Nb। आई का फॉर्मूला एक होता है मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, मेरे सबसे प्यारे बच्चों। क्या बात है सर, इतने प्यारे बच्चे हैं हम आपके। बिल्कुल हाँ बच्चों। तो आई का फॉर्मूला होता है Na अपॉन में Nb। AB आई का फॉर्मूला होता है Na अपॉन में Nb। Na का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और Nb का मतलब है प्यारे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। Na का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और Nb का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसी के साथ आई का एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऊपर लिखा हुआ है, बाद में क्या हुआ यानी वो तो तुम ऑब्जर्व करोगे। सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालने के बाद क्या हुआ, आफ्टर, बाद क्या हुआ, तो वो तो तुम ऑब्जर्व करोगे ना। तो आई का एक फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व। आई का एक और फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और देखो नीचे क्या था, बिफोर नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी पहले जो था उसे तो तुम लेकर कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसे कहा गया था कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सॉल्यूशन में डालने के बाद जो भी खेला होगे, सॉल्यूशन में डालने के बाद जो भी खेला होगे वो तो ऑब्जर्व किया था ना बच्चों हमने सॉल्यूशन के अंदर, तभी तो पता लगा था कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिफर कर रही है, डेविएट कर रही है। तो क्योंकि नीचे एनबी है, अब देखो ये तो फॉर्मूला याद करने का तरीका है, आप कैसे भी याद करो। आई का एक और फॉर्मूला होता है कि आई बराबर होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये वाला फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक। ये सब इससे ही डिराइव कर दोगे, समझा भी रहा हूँ कैसे, लेकिन मेनली आप इसे याद रखना प्लीज, ठीक है, ये याद रखना, इसे मत भूलना। आई का एक फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और अपॉन में
आई का एक फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई का तीसरा फॉर्मूला होता है। अब आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपको मैंने ये बात पिछली क्लास में बताई थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं सर? एक बार और बता दीजिए प्लीज। लीजिए मैं बता देता हूँ। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई बराबर क्या होता है? पाई बराबर क्या होता है? पाई बराबर होता है एमआरटी। एमआरटी, एम होता है मोलारिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि डब्ल्यूबी अपॉन में एमबी इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर एमएल में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, आर ऐसे एज इट इज आएगा आर, और टी एज इट इज आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्यारे बच्चों कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वैसे तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये चीज दिखा दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या कहा मैंने मेरे प्यारे बच्चों? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो नीचे लिखा हुआ होगा ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यानी यहाँ ऊपर लिखा हुआ होगा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। यही तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि यानी अगर एक चीज ऊपर है तो दूसरी चीज नीचे होगी। अभी आपको बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एक चीज अगर ऊपर है तो दूसरी चीज नीचे आएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व वाली ऊपर है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व वाला नीचे आएगा, और कैलकुलेटेड वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे है तो कैलकुलेटेड वाला मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आएगा कि नहीं आएगा प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे तरीके से हमने वेंट हॉफ फैक्टर को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारा क्या है? पहला वाला फॉर्मूला है बच्चों, उस फॉर्मूले को प्लीज प्लीज और प्लीज याद रखना। इसके बाद मैंने आपको शायद आखिरी क्लास में जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो था कंडीशंस ऑफ आई। पहली कंडीशन थी कि मानो आई आपका बराबर आ जाता है 1 के। सर इसका क्या मतलब हुआ? आई अगर 1 है तो यानी Na और Nb बराबर है। अगर आई तुम्हारा 1 आ रहा है तो इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब तो मैं यही समझ पा रहा हूँ और आई होप सो कि तुम भी ये समझ पा रहे होगे कि Na और Nb बराबर होगा। यानी नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बराबर है नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इसका मतलब होता है बच्चों कि कोई डिसोसिएशन और एसोसिएशन हुई ही नहीं। नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, यानी जो सॉल्यूट आपका है, जो सॉल्यूट आपने लिया है वो ना तो डिसोसिएशन शो कर रहा होगा, ना तो एसोसिएशन शो कर रहा, ना तो डिसोसिएशन शो कर रहा होगा और ना तो एसोसिएशन वो शो कर रहा होगा। इसीलिए नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बराबर आ रहा है नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी आई की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। दूसरी कंडीशन आपको इसमें बताई थी कि आई अगर बड़ा हो, आई अगर बड़ा है, आई अगर बड़ा है, आई क्या है? बड़ा है, तो यानी Na ज्यादा होगा। अगर आई आपका बड़ा है, आई बड़ा है, एक से बड़ा है ना आई, तो आई बड़ा तो यानी Na ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ज्यादा है तो यानी यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताओ? जरूर कोई ये सॉल्यूट रहा होगा, ऐसे टूटा होगा, टूट के ये ऐसा हो गया होगा, ऐसा ऐसा, ये यहीं पे तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, यहीं पे तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है ना। देखो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो यानी अगर आई 1 से ज्यादा होता है तो जो सॉल्यूट होता है ना आपका वो डिसोसिएशन शो करता है, क्योंकि आई ज्यादा है,
यानी Na ज़्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ मोल आफ्टर ज़्यादा होगा। बाद वाला ज़्यादा तभी होगा जब डिसोसिएशन होगा। I अगर ज़्यादा है तो यानी Na ज़्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ मोल आफ्टर ज़्यादा होगा और वो तभी हो सकता है जब सॉल्यूट जो है आपका जब सॉल्यूट जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों वो डिसोसिएशन शो करेगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ सर, हमें समझ आ रहा है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? हाँ सर, हमें समझ आ रहा है। क्या बात है! यही बात है बच्चों। पढ़ाऊँगा तो पूरा ही पढ़ा दूँगा। आगे आओ। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है? मान लो i तुम्हारे पास 1 से छोटा है। i छोटा है, i छोटा है, यानी Na छोटा है, यानी नंबर ऑफ मोल आफ्टर छोटा आ रहा है। ये तो तभी हो सकता है, इसी कंडीशन में देखो नंबर ऑफ मोल आफ्टर कम आएगा। यही एक कंडीशन मुझे दिख रही है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। यानी I अगर छोटा है, तो यानी Na छोटा है, यानी नंबर ऑफ मोल आफ्टर छोटा है, वो तभी होता है जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल एसोसिएशन शो करे। जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या शो करे? एसोसिएशन, एसो एसो एसोसिएशन शो करे। अगर I बड़ा है, तो यानी सॉल्यूट डिसोसिएशन शो करेगा और अगर I 1 के ही बराबर है, अगर I जो है ना तुम्हारा, अगर I जो है ना मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा, वो 1 के ही अगर बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ना तो सॉल्यूट डिसोसिएशन शो कर रहा है और ना ही वो एसोसिएशन शो कर रहा है। अब एक-एक करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। कौन-सा फ़ॉर्मूला हमें याद रखना है सर? तो अपने भेजे के अंदर एक चीज़ भेज दो कि I बराबर होता है Na अपॉन में Nb। अपने भेजे के अंदर एक चीज़ भेज दो मेरे प्यारे बच्चों। कि I बराबर होता है I बराबर होता है Na अपॉन में Nb। बस यही एक वो चीज़ है जिसको तुम्हें अपने भेजे के अंदर बहुत अंदर तक भेजनी है कि I बराबर होता है Na अपॉन में Nb, यानी नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये वेंट ऑफ फैक्टर हम खत्म करके ही जाएंगे। चाहे आज आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, लेकिन वेंट ऑफ फैक्टर यानी ये एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो ये सेक्शन है, इसको हम कंप्लीट करके ही मानेंगे बच्चों। इसमें मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा। तो ऑल द वे ऑल द वे ऑल द वे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन आज एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन है, वो हम कंप्लीट करके ही जाएँगे बच्चों। तो सर वेंट ऑफ फैक्टर को निकालने का जो फ़ॉर्मूला हमें याद रखना है, वो होता है I बराबर Na अपॉन में Nb। I बराबर Na अपॉन में Nb। I बराबर Na अपॉन में Nb। प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट यानी जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट कर जाएगा। जब आप सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, तो जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट कर जाएगा। जब आप सॉल्यूट मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, तो वो डिसोसिएट कर जाएगा, टूट जाएगा। इसी को कहा जा रहा है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज। नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विल बी इंक्रीज। भाई सिंपल सी बात है, जब सॉल्यूट को तुम सॉल्यूशन के अंदर डालोगे और वो टूट जाएगा, तो बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है बच्चों, कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल यानी सॉल्यूट पार्टिकल तुमने तो सोचा एक है, लेकिन वो टूट के दो हो गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विल बी इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विल बी इंक्रीजेस। मेरे प्यारे बच्चों, जब नंबर बढ़ जाएगा, तो यानी जो ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो ज़्यादा होगी कैलकुलेटेड वाले से। क्या मतलब सर? बच्चों देखो, तुमने तो एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल समझा और वही समझ के कैलकुलेट कर दिया। लेकिन जब तुमने उस एक सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्यूशन के अंदर डाला,
तो वो डिसोसिएट हो गया, टूट गया 2 में, 3 में, 4 में, यानी नंबर तो बढ़ेगा, नंबर तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विल बी इंक्रीजेस और नंबर बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे ही तो डिपेंड करती है। नंबर बढ़ेगा तो यानी जो ऑब्जर्व करेंगे ना हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे ना प्यारे बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो ज्यादा होगी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन तो ये है। अगर मैं कहूँ मॉलिक्यूलर वेट का क्या रिलेशन है तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्यारे बच्चों। यानी अगर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो यानी कि ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कम होगा। अगर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी चीज अपने आप हो जाती है कम। वही बात यहाँ बता रहा हूँ कि अगर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी ज्यादा है तो यानी कि ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कम होगा। अब आओ एक जनरल सॉल्यूट मानते हैं और उसके लिए आपका वेन हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। एक जनरल सा बड़ा ही प्यारा सा बड़ा ही न्यारा सा सुंदर सा काफी सुंदर सा एक सॉल्यूट है तुम्हारे पास ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई। क्या बात है? ए एक्स बी वाई। आओ इसका होगा डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, टूट जाना। ये जैसे ही इसे आप सॉल्यूशन के अंदर डालोगे ये टूटेगा। अब देखो प्यारे बच्चों तोड़ना कैसे है? तो वैसे तो ये बेसिक साइंस का हिस्सा है, इसको बेसिक साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है लेकिन मैं यहाँ सिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ए लिखा है ना तो यहाँ लिख दो ए, इसके बाद बी लिखा है ना फिर यहाँ लिख दो बी। सबसे पहले ए लिखा था तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, फिर बी लिखा था मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। अब कितना ए है? एक्स ए है तो यहाँ पे एक्स लिख दो। कितना भी है? वाई भी है तो यहाँ पे वाई लिख दो। यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ। अब जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख दो और जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख दो। क्या बात है सर? एक बार और सर, बस एक बार और ये चीज जो है हमें दिखा दीजिए। तो बच्चों ए एक्स और बी वाई मैंने एक बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूट लिया और मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसे तोड़ा कैसे जाता है। सबसे पहले ए लिखा है तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, उसके बाद बी लिखा था मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। कितना ए है? एक्स ए है तो यहाँ मैंने एक्स लिख दिया। कितना भी है? वाई भी है तो मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया। पहले लगाया प्लस, बाद में लगाया माइनस। यहाँ जो लिखा है उसको लिखोगे यहाँ और यहाँ जो लिखा है उसको लिखोगे यहाँ। इस तरह से चीजों को तोड़ा जाता है। अब इनिशियली मान लो तुम्हारे पास ये 1 था, जब टाइम t 0 है, जब t बराबर 0 है यानी सॉल्यूट को तुमने सॉल्यूशन के अंदर जस्ट डाला है। जब टाइम 0 है ना यानी सॉल्यूशन के अंदर तुमने सॉल्यूट को जस्ट 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 डाला है। किसे? सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को तुमने जस्ट डाला है प्यारे बच्चों, तो देखो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, क्या होगा? तो तुमने सॉल्यूशन के अंदर जस्ट सॉल्यूट को डाला है। मान लो जब टाइम t 0 है यानी उस वक्त जब आपने सॉल्यूट को जस्ट सॉल्यूशन के अंदर डाला है, उस वक्त जब आपने सॉल्यूट को जस्ट सॉल्यूशन के अंदर डाला है प्यारे बच्चों, 1 मिनट दो मेरे प्यारे बच्चों, बस 1 मिनट का समय मुझे चाहिए। उस वक्त यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे उस वक्त यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे मेरे प्यारे बच्चों, आप ये मान लो कि आपके पास इनिशियली जो सॉल्यूट है वो 1 है। आपके पास इनिशियली जो सॉल्यूट है वो कितना है? वो 1 है। आपके पास इनिशियली सॉल्यूट कितना है? आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा थोड़ा सा कुछ काम करना था, माफी चाहता हूँ। तो आपके पास इनिशियली सॉल्यूट 1 है, ठीक है। अब जैसे टाइम t बीता तो 1 में से कुछ जाएगा, 1 में से जाएगा अल्फा, ये सब इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया जाता है। 1 में से क्या जाएगा? अल्फा जाएगा, ये सब आपको बताया जाता है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है। अभी ऐसे यहाँ समझो कि 1 में से जाएगा, यहाँ पे जो स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है उससे मल्टीप्लाई करके अल्फा लिखो। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 माइनस, यहाँ देखो 1 लिखा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मान लो 1 लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है यहाँ पे तो हम मानते हैं कि 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ जो लिखा है उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अल्फा लिखो, यानी 1 माइनस 1 अल्फा। अब 1 में से इतना गया, कितना बना? जब यहाँ से 1 जाता है तो एक्स ए बनता है और वाई बी बनता है। जब यहाँ से इतना जाएगा, इसमें से इतना जाएगा तो देखो एक्स अल्फा ये बनेगा और वाई अल्फा ये बनेगा। क्या ये बात समझ में आई कि जब 1 में से 1 अल्फा तुम्हारा टूटेगा तो कितना
ए वाई प्लस और बी एक्स माइनस बनेगा, आपके पास ए वाई प्लस बनेगा एक्स अल्फा और बी एक्स माइनस बनेगा वाई अल्फा। अब आप यहाँ पे निकालो नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल आफ्टर, आफ्टर मतलब ये वाली कंडीशन, सॉल्यूशन में डालने के बाद। तो अब यहाँ नंबर ऑफ मोल आफ्टर, बाद में कितना है आपको देखना है, तो इन तीनों को ऐड कर दो, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अल्फा। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। और नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन एन बी कितना है, ये आफ्टर वाली कंडीशन है, सॉल्यूशन में डालने के बाद ही तो टूटा है, और ये बिफोर वाली कंडीशन है। तो नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन तुम्हारा है 1। अब यहां से क्या तुम आई नहीं निकाल लोगे, आई आपको पता है एन ए अपॉन में एन बी, आई आप जानते हैं एन ए अपॉन में एन बी, यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अल्फा अपॉन में 1, यानी आई तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अल्फा। ये आ गया आपका क्या, वेंट हॉफ फैक्टर। क्या सर ये फॉर्मूला हमें याद रखना है? सर जी क्या ये फॉर्मूला हमें याद रखना है? सर क्या ये फॉर्मूला हमें याद रखना है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोई आवश्यकता नहीं है, इस फॉर्मूले को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, अभी आगे मैं तुम्हें बताऊंगा और सिंप्लीफाइड वे में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आप आई की वैल्यू को और भी बड़े ही आसानी तरीके से, आई की वैल्यू को आप और भी बड़े ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आई की वैल्यू को आप बड़े ही आसान तरीके से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों कई बार इसी फॉर्मूले को और एक एक्सपेंशन कर दिया जाता है कि जो ये x प्लस वाई लिखा हुआ है ना, इसको हम n लिख देते हैं। ठीक है, x प्लस वाई को क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। तो कई अच्छी किताबों में आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, कई बार कुछ अच्छी किताबों में इस तरह से भी दे दिया जाता है प्यारे बच्चों, कई बार कुछ अच्छी किताबों में इस तरह से भी दे दिया जाता है। अच्छा ये बताओ अल्फा क्या था? क्या तुम्हें याद है अल्फा क्या था? अल्फा सर था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी आपको याद हो इलेक्ट्रोलाइट्स आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। आपने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें सॉल्यूशन के अंदर डालने पर वो आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है आपका वो भी दो तरह का होता है। एक वो जो तैयार बैठा होता है कि तुम मुझे जैसे ही पानी के अंदर डालोगे ना, एक इलेक्ट्रोलाइट तो वो होता है जो एकदम तमातम तैयार बैठा है कि जैसे ही तुम उसको पानी के अंदर डालोगे वो झट से टूट जाएगा। यानी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है? इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि इसको जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो ये 100% आयोनाइज हो जाता है अपने आयंस के अंदर। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब तुम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो वो 100% आयोनाइज होगा, आयंस के अंदर टूट जाएगा, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर वो पूरी तरह से आयंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो उसे कहा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब कैसे पता लगता है कि कोई चीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो बच्चों यहां मदद ली जाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फा 100% है या कहे 1 है, 100% है या 1 है तो इसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये है कि जब इस इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा तो यह 100% टूट जाएगा अपने आयंस के अंदर। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इस इलेक्ट्रोलाइट को जब सॉल्यूशन के अंदर डाला जाएगा तो यह 100% टूट जाएगा अपने आयंस के अंदर। ठीक, अब अगर इसके लिए हम कंडीशन देख रहे हैं, अब अल्फा मान लो 1 है तो 1 यहाँ पे पुट कर दो। जब यहाँ पे 1 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, आई आएगा 1 प्लस, यहाँ 1 पुट करोगे तो ये होगा n माइनस 1 इंटू 1। अब जब इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो ये होगा n माइनस 1, 1 से 1 चला जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू n ही होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू n ही होती है। और n क्या था? n था तुम्हारा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटने के बाद जितने आयंस देता है वही उसका होता है I, यानी कि वेंट हॉफ फैक्टर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटने के बाद जितने भी आयंस देता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटने के बाद जितने भी आयंस देता है वही उसका होता है आई, यानी कि वेंट हॉफ फैक्टर। आओ दो दो सवाल से, दो चीजों से इस बात को समझा जाए।
आओ बच्चों तुम्हें 2 चीज़ों से इस बात को मैं समझाऊँ। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सर बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बच्चों तो बच्चों हम पढ़ रहे थे आई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सारे सॉल्ट आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि NaCl। अब जब NaCl टूटेगा तो ये होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। जब NaCl आपका टूटेगा तो ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो यहाँ पे आई निकालोगे तो देखो आई क्या होगा? आई होगा नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर कितना है? 1 + 1। एक ये है और एक ये है। और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, तो बिफोर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो आई आपका देखो कितना आ जाएगा? आई आपका आ जाएगा 2। क्या ये 1 + 1 2 ही था? तो क्या यहाँ पे आई n ही आ रहा है? तो n क्या आता है? x + y। सर क्या ये याद करना है? नहीं बच्चों, ये सब नहीं याद करना है। आपको ऐसे ही आई कैलकुलेट करना है। सॉल्यूट दिया होगा उसको ब्रेक डाउन करना, फिर आई का वो चमकता-फमकता फॉर्मूला लगाना Na/NB। आई आपको दिया होगा, नहीं सॉरी, सॉल्यूट आपको दिया होगा, उसको आप तोड़ना, तोड़ने के बाद आई का ये वाला फॉर्मूला लगाना Na/NB यानी नंबर ऑफ मोल आफ्टर अपॉन नंबर ऑफ मोल बिफोर। तो आफ्टर में था 1 + 1 2 डिवाइड बाय 1, तो आई आ जाएगा यहाँ पे 2। इसी तरह से एक और सॉल्यूट लेते हैं K2SO4। ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी एक सॉल्ट है। सर हमें कैसे पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, वीक है कि नहीं? सर अगर वीक होगा तो जैसे अभी इससे पहले हम सॉल्व करके आए थे, वो AX और BY वाला कंपाउंड, उसी तरह से हमें सॉल्व करना होगा। बिल्कुल ठीक बात है, आपको उस तरह से सॉल्व करना होगा। लेकिन जब अभी सवाल करवाऊँगा ना, तो वहाँ देखना कि कैसे, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ होता है, तो हम I की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जब अभी सवाल करवाऊँगा ना प्यारे बच्चों, तब इस बात को देखना कि जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ होता है, तो किस तरह से हम I की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। वहाँ बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी इसे समझो कि K2SO4 दिया हुआ है, ये भी सवाल में बता देगा, अल्फा बता देगा कि भाई इसका 1 है, यानी ये 100% आयंस के अंदर टूटेगा। तो कैसे तोड़ेंगे? तो देखो पहले K है पोटेशियम, फिर SO4 है, आपको पता है ना, ये SO4 2 माइनस में टूटता है। चलो तो पहले लिखो K, फिर लिखो SO4, इस पे लगाओ प्लस, इस पे लगाओ माइनस। कितना K है? 2 K है, तो यहाँ 2 लिखो। कितना SO4 है? 1 SO4 है, तो यहाँ 1 लिखो। अब जो यहाँ लिखा है उसे यहाँ लिखो, और जो यहाँ लिखा है उसे यहाँ लिख दो। अब आई निकालो। आई होता है, आप सभी जानते हैं, आई होता है Na/NB। आई होता है Na/NB। मेरे प्यारे बच्चों, आई क्या होता है? आई क्या होता है? आई होता है Na/NB यानी नंबर ऑफ मोल आफ्टर 2 और 1, और बिफोर था 1, तो आई यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या तुम समझ रहे हो कि आई को किस तरह से कैलकुलेट करना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है आई को कैलकुलेट करना, तभी तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर पाओगे। एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर ही आता है। और आप हमेशा याद रखना कि अब आपको जितने भी फॉर्मूले याद रखने हैं, उन सब में आई से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। आप इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो, अपने भेजे के अंदर डाल लो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि अब आप जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले याद रखोगे, कि आप अब जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलों को याद रखोगे, वो आई से मल्टीप्लाइड होने चाहिए। यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी इंटू आई, यानी डेल्टा टी बी के बी इंटू एम आई, यानी डेल्टा टी एफ के बी इंटू एम आई। पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी आई, पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी आई। और आई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आई का आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एन ए अपॉन में एन बी। आई का एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बच्चों याद रखना है कि आई होता है एन ए अपॉन में एन बी, एन ए अपॉन में एन बी, एन ए अपॉन में एन बी। क्या बात है। अब चलो दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, जब एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट देखने को मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, मेरे सबसे प्यारे बच्चों, आओ अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, जब हमें एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट देखने को मिलता है। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब है कि सॉल्यूट आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में युद्ध हो,
उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब आप समझ गए कि सॉल्यूट आपस में एसोसिएट कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आपका डिक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों, दूसरी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। दूसरी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं बच्चों एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एसोसिएट कर जाएंगे। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों वो आपस में एसोसिएट कर जाएंगे, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घट जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो जाएगा। अब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज कर गया। नंबर डिक्रीज कर गया तो यानी कि जब सॉल्यूट को हम सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो एसोसिएट कर जाएगा। नंबर घट जाएगा तो यानी जो चीज ऑब्जर्व हम जब करेंगे ना उस सॉल्यूशन को जब ऑब्जर्व करेंगे तो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो मिलेगी वो घट जाएगी। तो यानी ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी घट जाती है कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की तुलना में। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने तो 2 सॉल्यूट लिया और आपने कैलकुलेट कर दिया 2 मानकर, लेकिन जब उस 2 सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर डाला तो वो 2 थोड़ी रहा, वो तो घट के 1 हो गया ना। तो आपने बेसिकली क्या होगा, जो ऑब्जर्व करोगे वो घट जाएगा ना। तो ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी छोटी होती है कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से। अब आपको मैंने बताया कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट आपस में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब अगर एक चीज ज्यादा है, अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी चीज क्या होगी? अगर एक चीज ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों तो दूसरी चीज होगी कम। यानी ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर छोटी है तो यानी कि ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट आपका बड़ा होगा। इसी को तो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर एक चीज छोटी है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर एक चीज छोटी है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? बढ़ जाती है। अगर एक चीज छोटी है तो दूसरी चीज बढ़ जाती है। इसे कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे कहा जाता है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर छोटी है तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट आपका ज्यादा होगा। ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपकी छोटी है तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट आपका क्या होगा? ज्यादा होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब एक जनरल सा मैं सॉल्यूट मानता हूं कि मैंने एन सॉल्यूट लिया और ये एसोसिएट हो गया ऐसे। मैंने एन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल लिए और वो एसोसिएट हो गए, आपस में जुड़ गए एन में। ठीक, ये अलग चीज है, ये अलग चीज। इसका मतलब है कि एन सॉल्यूट का मॉलिक्यूल लिया है और इसका मतलब है कि भाई ए के एन पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एसोसिएटेड है। अब वही बात है कि जब टाइम टी 0 था तो ये 1 था और ये तो 0 रहा होगा जब रिएक्शन की शुरुआत ही हुई है। उस वक्त क्या प्रोडक्ट बना होगा? जब रिएक्शन की शुरुआत ही हुई है प्यारे बच्चों तो क्या उस वक्त प्रोडक्ट बना होगा? नहीं बना होगा। तो जब टी 0 था तो आपके पास ये तो 1 है और ये 0 है। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे कैसे लिखते हैं बच्चों कि 1 में से तो अल्फा जाएगा, यहाँ n जाता है तो 1 बनता है, n जाता है तो 1 बनता है। तो यहाँ से जब अल्फा जाएगा ना तो ये अल्फा बाय n बनेगा। याद कर लो इस बात को कि भाई जब n जाता था तो 1 बनता था, जब n जाता था तो 1 बनता था, तो जब अल्फा जाएगा तो अल्फा बाय 1 बनेगा। ठीक, अल्फा बाय n बनेगा। जब n जाता है तो 1 बनता है, 1 बनता है। तो जब अल्फा जाएगा ना अल्फा तो अल्फा बाय एन बनेगा। अब आई निकालो, आई आपको पता है Na अपॉन में एन बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर। आफ्टर कितना है? इतना है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर। बिफोर आपके पास कितना है? बिफोर आपके पास है 1। बिफोर आपके पास कितना है? 1। ये आफ्टर वाली कंडीशन होती है, यानी जब सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं, ये तब वाली कंडीशन होती है। और ये होती है बिफोर वाली कंडीशन, यानी बिफोर वाली। ठीक, सोल्यूशन में भी डाला नहीं है 1। तो यानी यहाँ से आई आपका आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1। क्या सर इस फॉर्मूले को याद रखना? नहीं याद रखना बच्चों, बस बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। अभी आई कैसे कैलकुलेट करना है अभी चलो इसके आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आई इन द केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका आई इन द केस ऑफ
आफ्टर डिसोसिएशन। अब अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया है, यानी अल्फा अगर 100% है या कहूँ तो 1 है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया है, यानी कि अल्फा अगर 100% है या फिर 1 है, तब आई कितना आएगा? तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अल्फा को 1 रखोगे, तो 1 से 1 चला जाएगा, आई आ जाएगा तुम्हारा 1/n। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आई आपका आ जाता है क्या? 1/n। आई आपका आ जाता है क्या? 1/n। बस इतना ही था बच्चों, इतना ही था। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर ये क्या है? बच्चों वही सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में लिखूंगा और उन सबके अंदर वेंट हॉफ फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाएगा। वही सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ और उन सब में वेंट हॉफ फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाएगा। मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं और आपको याद रखना है कि इसमें वेंट हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ये है आपके मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक? यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी इंटू आई। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू। सर आपने सवाल नहीं करवाया अभी तक इसके ऊपर। बच्चों सवाल मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ना उसे बस फॉलो करो, ठीक है? सारी बातें तुम्हें समझ में आएगी और ये भी समझ में आएगा कि आखिर क्यों मैंने टॉपिक के साथ सवाल क्यों नहीं करवाया, टॉपिक के अंत में ही सवाल क्यों करवाया। क्योंकि देखो मेन मकसद हमारा ये है कि हमारा सवाल सॉल्व होना चाहिए और हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो वेंट हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको याद रखना है कि हमेशा आई से मल्टीप्लाई करना, हमेशा आई से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? हेलो, आवाज आ रही होगी आप सभी को क्लियर? लेट मी चेक। ठीक है। आपको हमेशा आई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आप आई से मल्टीप्लाई करना मत भूलना बच्चों, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, ठीक है? यहीं पे गलती कर जाते हैं, वो आई से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। अब मैं चलो 2 सवाल तुम्हें करवाऊँगा। अच्छा, तो ये आई आया क्यों था आपको ये याद है? जो सॉल्यूट का नंबर था, देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक बात है? आई जो होता है, चलो यार ये चीज़ सवाल जब करवाऊँगा ना तब बताऊँगा, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। इस वाले फॉर्मूले में बहुत प्यारी सी चीज़ बताऊँगा। इस वाले में एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, सवाल जब करवाऊँगा उस वक़्त, ठीक है? अब मैं 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और इन 2 क्वेश्चन्स के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको आई निकालना है, आप चट आई निकाल के पट सवाल को सॉल्व कर देंगे। मैं 2 सवाल आपको करवाने वाला हूँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों। मैं 2 सवाल आपको करवाने वाला हूँ जिसमें आपको आई मैं निकाल के दिखाऊँगा और उन 2 सवाल को करने के बाद कोई सा भी सवाल आ जाए, आप चट आई निकाल दोगे। आप क्या करोगे? आप चट से आई निकालोगे और पट से सवाल सॉल्व कर दोगे।
थोड़ा-सा मार्कर को इंक पिला दी जाए, तो मज़ा ही आ जाए। कैसे हो मेरे बच्चों? सर आई एम टायर्ड, आई एम सो टायर्ड, आई हैव अ डिप्रेशन। ओह! मेहनत करो, मेहनत करो। फाइट, फाइट, फाइट। यू हैव टू फाइट। परिस्थितियों से लड़ो, जीवन से लड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। रुक जाना या कहे तो स्थिरता या स्टेबिलिटी मौत है बच्चों, मृत्यु है मृत्यु। आगे बढ़ते रहना ही क्या है? जीवन है। क्या? आगे बढ़ते रहना। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, इसमें कब क्या हो किसने जाना। तो मैं मानता हूँ कि आपके पास पहला सवाल है NaCl। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया हुआ है, ठीक? कुछ भी अल्फा है, ठीक? अल्फा 1 नहीं कह रहा हूँ, अल्फा दिया हुआ है। तो ये टूटेगा NaCl इसमें, Na प्लस और Cl माइनस में। इनिशियली तुम मानो कि ये तुम्हारे पास शुरू में 1 है, ये तो 0 रहा होगा। अब I में से कितना जाएगा तो अभी आपको सिखाया कि I माइनस जो यहाँ लिखा है, I माइनस यहाँ 1 है ना, तो ये 1 था सॉरी, इनिशियली आपके पास ये 1 है। इनिशियली आपके पास ये 1 है, ये तो 0 रहा होगा। अब जब t टाइम बीता तो 1 में से कुछ 1 अल्फा गया। जब t टाइम बीता तो 1 में से कुछ 1 अल्फा गया। यहाँ पे देखो तो 1 अल्फा बनेगा और यहाँ पे 1 अल्फा बनेगा। ये जो 1 लगा रहा हूँ ना, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो ये नंबर लिखा है ना अल्फा के साथ में, यहाँ जो नंबर लिखा है वो लिखा है बच्चों, ठीक? अब I कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी ये 1 माइनस 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर, बिफोर मानिए ये 1, इससे ये जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। ये आ गया तुम्हारा आई। सवाल के अंदर तुम्हें अल्फा दिया हुआ होगा, सवाल के अंदर तुम्हें अल्फा दिया हुआ होगा, तुम ऐसे आई निकालोगे। इसे याद नहीं करना है, आई ऐसे निकालना है। जैसे एक और सवाल करवाऊं तो K2SO4 तुम्हें दिया हुआ है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फिर से कुछ अल्फा दिया हुआ है। K2SO4 तुम्हें दिया गया है बच्चों और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फिर से कोई अल्फा तुम्हें दिया हुआ है। अब K2SO4 तुम्हें दिया, अब इसको तोड़ो तो ये टूटेगा किसमें? सर ये टूटेगा, टूटेगा K प्लस, पहले K लिखो फिर SO4 लिखो, यहाँ प्लस लगाओ यहाँ माइनस लगाओ। कितना K है? 2 K है तो यहाँ 2 लिखो। कितना SO4 है? 1 SO4 है तो यहाँ लिखो। जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखो, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखो। अब ये इनिशियली 1 था, ये तो 0 रहा होगा। T टाइम बीता तो भाई इसमें से 1 अल्फा जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, तो 1 अल्फा जाएगा। और कितना देखो क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 अल्फा बनेगा, 1 तो 1 अल्फा बनेगा, ठीक? अब I कैसे निकालोगे? वही सेम प्रोसेस कि नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर। ये 1 अल्फा से 1 अल्फा कट जाएगा, I तुम्हारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। I तुम्हारे पास आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारे बच्चों 1 प्लस 2 अल्फा। चलो अब इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। इससे आगे मेरे बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो इस तरह से आई कैलकुलेट किया जाता है। 1-2 बार प्रैक्टिस करके आना और जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। सिंपल वही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उन सब में आई से मल्टीप्लाई कर दिया है और आई कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आखिरी में सबसे मैंने बताया है, बस ये याद रखना है और ये याद रखना कि आई से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। पढ़ के आना अगली क्लास में। बाय।